भारत 24 पर मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा है। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों में भारी गिरावट के साथ ब्लैक मंडे साबित हुआ। शेयर मार्केट की इस गिरावट से खुद अमेरिकी बाजार अछूता नहीं रहा। भारत में भी शेयर मार्केट क्रैश होता हुआ नजर आया। ब्लड बाथ शेयर मार्केट में दिखा। हालात ये हुए कि निवेशकों के बीच हाहाकार मच गया। बिकवाली का दौर जारी रहा। एक झटके में लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए। ऐसे में सवाल ये कि क्या ये मंदी की तरफ बढ़ते हुए कदम है या फिर ट्रंप की टैरिफ का इंपैक्ट इतना बड़ा है कि दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मचा है। क्या अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ ने निवेशकों को डरा दिया है या फिर जो कहा जा रहा है कि भारत के लिए आपदा में अवसर जैसा मौका है या फिर दुनिया भर के गिरते बाजार भारत की तरक्की के लिए बनेंगे आधार। आज करेंगे इसी पर चर्चा। एक्सपर्ट्स का खास पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाएंगे। सबसे पहला रिसेशन का असर अमेरिका स्वयं अपने घर में होगा, उसके बाद इसका असर दुनिया भर में फैलेगा। भारत हालांकि एक आंतरिक अर्थव्यवस्था है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बेस्ड अर्थव्यवस्था है। करीब 60% भारत की जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन से बनती है। 140-45 करोड़ लोग हैं। भारत पे उतना असर नहीं होगा, पर एक अंग्रेजी में शब्द होता है कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग और रिपलिंग इफेक्ट पूरी दुनिया में महसूस होगा। तो मुझे लग रहा है ट्रंप साहब को इस बात का एहसास जल्दी हो जाएगा। टैरिफ्स है, इसकी इम्प्लीकेशन 9 तारीख की बजाय इसको आगे 3 महीने और आगे बढ़ाया जाए तो मेरे को लगता है नेगोशिएशंस होंगे वर्ल्ड वाइड, और क्योंकि इससे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर फ़र्क आएगा। जो ये टैरिफ्स आए हैं तो वो सारी पॉजिटिव ही लगती है, बट ये पीरियड जो है काफ़ी वॉलेटाइल पीरियड है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है एकदम ही कन्फ्यूजन है और डर का माहौल पैदा हो गया कि जो भी कंट्रीज़ है यूएस में एक्सपोर्ट करती है उनके ऊपर में अच्छी खासी ड्यूटीज़ लग जाएगी। तो इसके कारण जो पूरे बिजनेस में का जो वर्ल्ड है उसमें एक हलचल पैदा हो गई है और ये एक डर का माहौल पैदा हो गया। तो उससे मार्केट में एक काफ़ी बड़ा हम लोग पेन रिएक्शन देख रहे हैं और लगता है कि ये रिएक्शन अभी और चलेगा। जब तक कुछ ठोस अगले 2-3 दिनों में कुछ निकल कर नहीं आता है तब तक ये मार्केट में ट्रेंड इसी तरह का नेगेटिव बना रहेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज जिन पर करनी होगी चर्चा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जिनका पैसा शेयर बाजार में लिखा है। अपने भविष्य को संजोकर रखने की तैयारी जो लोग शेयर मार्केट के जरिए करते हैं उनके लिए भविष्य कैसा है, रिकवरी कब तक देखने को मिलेगी, मार्केट और कितना ज्यादा गिरेगा, महत्वपूर्ण कारण क्या रहे और सरकार का इस पर क्या कदम रहेगा, ये समझना होगा। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद है, लेकिन उससे पहले सवालों का जिक्र। पहला सवाल आज यही, हिल गया इकोनॉमी जोन, जिम्मेदार कौन? ट्रंप टैरिफ दुनिया भर में मंदी को लाएगा, भारत में त्राहिमाम, शेयर मार्केट क्यों धड़ाम, वर्ल्ड मार्केट क्रैश, भारत में कितना इंपैक्ट, ट्रंप की टैरिफ जंग रोक देगी भारत की ग्रोथ। हमारे साथ मौजूद है अरविंद सिंह, बीजेपी के नेता, ईशान त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अश्विनी राणा जी हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर यामिनी अग्रवाल हैं, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस आईआईएफ की, शरद कोहली इकोनॉमिक एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर एमएम गोयल है, पूर्व वाइस चांसलर हैं नीडोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट के, वो भी चर्चा का हिस्सा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तहसीन मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। शुरुआत तहसीन आप ही के साथ करना चाहूंगी और साथ ही इसका पॉलिटिकल एंगल और एक्सपर्ट एंगल, लेकिन उससे पहले एक एनालिसिस आपके साथ, क्योंकि इससे पहले कई बार आपने तहसीन इस बात का जिक्र किया कि शेयर बाजार किस तरीके की स्थिति में है, क्या कोई बबल है जिसको हम अनदेखा कर रहे हैं, कौन सा वो गुब्बारा है जो कब फूट जाए, ऐसी बहुत सारी आशंकाएं आपकी तरफ से पहले भी व्यक्त की गई थी। लेकिन जिस तरीके की गिरावट और जिस तरीके का बिकवाली का दौर इस वक्त शेयर मार्केट में दिख रहा है, हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं और पूरे वर्ल्ड मार्केट को क्रैश होते साथ में अब जाहिर है कि प्रॉब्लम सामने है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना और फौरी तौर पर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। किन बदलावों के साथ क्या उम्मीद की जाए ताकि इन्वेस्टर्स का पैसा जिस प्रॉफिट की उम्मीद के साथ उन्होंने लगाया उनको वो मिल सके। तहसीन। थैंक यू पूर्णिमा जी, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 चीज, मैं एक फ्री मार्केट में यकीन रखता हूँ, मैं एक फ्री मार्केट में बिलीफ रखता हूँ और मैं एक कैपिटलिस्ट हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ मैं विपक्ष को सपोर्ट करता हूँ और अक्सर ये देखा जाता है कि विपक्ष या वर्तमान सरकार भी बहुत ज्यादा लेफ्ट है इकोनॉमिकली, मैं उसके विरुद्ध हूँ। देखिए, आपका जो पहला सवाल था सरकार क्या कर सकती है मार्केट्स को लेकर, कुछ नहीं,
हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मार्केट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। मार्केट्स पानी की तरह होता है, वो अपना लेवल खुद ढूंढ लेंगे। सरकार जितना हस्तक्षेप करेगी वो गलत होगा, वो नहीं करना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए वो जरूरी सवाल है। सरकार को इमीडिएटली रिफॉर्म्स शुरू करने चाहिए ताकि चाइना +1 पॉलिसी में भारत को लाभ हो। ऑलरेडी कोविड के बाद चाइना +1 पॉलिसी में जो मैन्युफैक्चरिंग में भारत को एडवांटेज हो सकता था, भारत पूरी तरह से वो एडवांटेज खो दिया है वियतनाम को, साउथ अमेरिका में मेक्सिको, वो उन मुल्कों को लेकर। अब दूसरा एडवांटेज है भारत के पास, क्योंकि जिस तरह का टैरिफ चाइना को और अन्य देशों को, वियतनाम को, मेक्सिको को लगाए, भारत के पास एडवांटेज है कि विदेशी कंपनीज भारत में आकर निवेश करें। लेकिन सबसे पहला चीज टैक्स टेररिज्म, भारत में टैक्स का आतंक चल रहा है, उसको खत्म करो, समाप्त करो। ये जो आतंक चल रहा है भारत में, मैं बहुत जिम्मेदारी से शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं। जीएसटी का एक्सटॉर्शन चल रहा है, छोटे छोटे उद्योगपतियों को, मिडिल एसएमईज को जिस तरह से बाबू लोग हैरेस करते, उनको बंद करना चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी जी का कुछ डाउनफॉल होगा, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाबूस हो गए। अगर मोदी जी को वाकई एक सलाह लेनी है, एक विपक्ष के, एक वो व्यक्ति जो विपक्ष में लेकिन भारत का भला चाहता है, सबसे पहले बाबुओं को 50% कट कीजिए। ये बाबू लोगों ने बर्बाद किया इस देश को, तरह तरह से रेगुलेटरी हैरेसमेंट कर रहे हैं। टैक्स टेररिज्म बंद कीजिए। दो चीज इमीडिएटली होनी चाहिए। तीसरी चीज जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, कॉमन सेंस पॉलिसी होनी चाहिए। कॉमन सेंस पॉलिसी का मतलब है सिंगल विंडो क्लियरेंस। मैं अपने उदाहरण से आपको एक बात कहता हूं। मैं एक कंपनी में मैंने निवेश किया, वो क्वांटम कंप्यूटर्स का कूलिंग सिस्टम बनाते हैं। जो लोग आपके व्यूअर्स क्वांटम कंप्यूटर समझते, क्वांटम कंप्यूटर बिना कूलिंग सिस्टम के नहीं चल सकता। कूलिंग सिस्टम एक चैंडिलियर की तरह होता है। जिस तरह का हैरेसमेंट उन लड़कों को हुआ, जिस तरह का हैरेसमेंट हुआ बाबुओं द्वारा, उन्होंने दुबई में रीलोकेट किए। मैं आपको बता रहा हूं, 24 घंटे के अंदर वहां पर उसको करंट अकाउंट को कमर्शियल अकाउंट, 24 घंटे के अंदर लाइसेंसेस, 48 आवर्स के अंदर उनको सारे एक्सेप्शंस मिल गए और बिजनेस रनिंग है। और उसके बाद सऊदी अरेबिया से ईमेल आ गया, आप यहां पर भी निवेश कीजिए। भारत में जितने भी HNIs है, जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, वो सब भारत छोड़ के दुबई या सिंगापुर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना खराब हो चुका है, वो सारी जो रेटिंग्स मोदी जी की सरकार दिखा रहे हैं, वो सारे फेक है, गलत है। आप कॉमन आदमी से पूछे किस तरह का हैरेसमेंट, एक्सटॉर्शन बढ़ चुका है। नहीं तो ये रेटिंग सारी की सारी फेक है, ये फैक्चुअल है या आपका परसेप्शन है? नहीं, ये फैक्चुअल है, क्योंकि जिन रेटिंग एजेंसीज में उनका रैंकिंग चढ़ा है, उसमें कुछ चीजों में मुंबई और दिल्ली में सुधार किए। मुंबई दिल्ली के अंदर कुछ चीजों में सुधार किए, जैसे इलेक्ट्रिक, रेगुलेटरी वगैरह वगैरह। उन चीजों को पैमाना मानते अपने रेटिंग्स ऊपर लाए। बट ऑन ग्राउंड जो एसएमईज को मुश्किल होती है, कोई भी आपको नहीं बताएगा, स्टार्टअप्स को जो मुश्किल होगी। आप मुझे एक चीज बताए, यहाँ पर इस पैनल पे मुझे कोई 25 या 30 फिनटेक AI बता दीजिए जो भारत में रजिस्टर है। सारे दुबई में रजिस्टर हो रहे। आपके फिनटेक AI की पॉलिसी क्या है? ब्लॉकचेन लीगल है या इलीगल है? क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है? क्रिप्टो पे आप टैक्स तो ले रहे हो, लेकिन उसको इलीगल कह रहे हो, उसका कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं। आप सोचिए, आपके पास वेब 3.0 के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। आप मुझे पॉलिसी बताइए। ठीक है, तो यही दिक्कत हो रही है। ठीक है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पूरी तरह से रेगुलेटरी मैकेनिज्म से समाप्त कर दिया है। आपको सेमीकंडक्टर के लिए जो चीज आपको इंपोर्ट करना है, जिस तरह का रेगुलेटरी प्राइसिंग है, आप सोचिए उस पर कैसे आप कंपीट करोगे ग्लोबल कंपनीज के साथ, ताइवान के साथ कैसे कंपीट करोगे? मैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी हूं। हमें जो टैक्सेस हम पे लगते हैं, उसके बाद कस्टम्स का हैरेसमेंट होता है, महीनों तक शिपमेंट रुकती है। ठीक है, लेकिन एक चीज जरूर मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगी, और क्योंकि आपने जो सवाल उठाया, मुझे लगता है एक्सपर्ट्स उसका ज्यादा वाजिब जवाब दे पाएंगे। इसीलिए अगर कोई भी पैनलिस्ट जो तहसीन ने सवाल उठाया, उनका सवाल जवाब देना चाहें तो प्लीज फील फ्री। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर अरविंद जी जो देखने को मिल रही है, वो ये कि हम कहीं ना कहीं इस खतरे की आहट से अनजान तो थे नहीं। हमें यह पता था कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, जिस तरीके का उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का विजन है, वो अमेरिका को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे ऐसे फैसले लेंगे। टैरिफ वाला जो उनका इशू था, सर ये कोई पहली बार नहीं है। 2017 में भी उनकी तरफ से इस तरीके की पॉलिसीज बनाई गई थी, और टैरिफ का प्रॉब्लम हमें यह भी पता था कि सेकेंड टर्म में भी, उनके टेन्योर में भी देखने को मिलेगा। बहरहाल उसके लागू होने के साथ सरकार ने कहा कि हम इसका आकलन कर रहे हैं और हम देखेंगे कि हमें इससे कैसे डील करना है। बट एज अ रिजल्ट, भले ही एक बहुत कम परसेंटेज हो, लेकिन मोदी सरकार ने ये मेक श्योर किया कि शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट के नंबर्स जिस तरीके से बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग आए, और मिडिल क्लास जब जाता है शेयर मार्केट में तो वो एक प्रॉफिट की उम्मीद लेकर जाता है, भले ही उसका परसेंटेज बहुत कम हो। जिस तरीके का इंपैक्ट शेयर मार्केट पे देखने को मिल रहा है, दो बहुत वाजिब सवाल है सर।
क्या हम किसी तरीके की मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इससे भारतवासियों को आगाह करने की बहुत जरूरत है। दूसरी बात यह है कि ये फैसले तो डोनाल्ड ट्रंप लेते रहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप फैसले लेंगे, पूरे वर्ल्ड पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, भारत पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो कैसे हम संभलेंगे इससे कि हमारा पैसा डूबे नहीं? तो मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा और मैं इस बात को मानता हूं कि तहसीन पूनावाला एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और तर्कों के साथ अपनी बात को रखने की कोशिश करते हैं। मैं इनके साथ ज्यादा डिबेट नहीं किया हूं, आई थिंक दूसरा या तीसरा डिबेट होगा। पहले जो भी मैंने डिबेट किया है ये कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते होते थे और मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखता। देखिए, इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि इंटरनेशनल जिस तरह की सीमाएं ट्रेड की खुली हैं और एक देश दूसरे देश से जिस तरह से जुड़े हैं, ये कभी हो नहीं सकता है कि बिल्कुल एक देश का कोई निर्णय हो दूसरे पे प्रभाव न पड़े, लेकिन दूसरे का निर्णय तीसरे पे प्रभाव न पड़े। इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी बात, लेकिन साथ में उस देश पे कम पड़ेगा जो देश अपने पैरों पे खड़ा है हर मामले में, चाहे उत्पादन के मामले में हो, चाहे सर्विसेज के मामले में हो, चाहे एक्सपोर्ट के मामले में हो, वो उस देश के ऊपर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं आश्वस्त हूँ कि भारत के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका कारण यह है कि भारत इस समय कोई फ्रेजाइल इकोनॉमी नहीं है, वर्ल्ड का 5वां बड़ा इकोनॉमी है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अभी तहसीन जी टैक्स सुधार की बात कर रहे थे, हमने टैक्स सुधार किया है, भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक किया है। इसीलिए हमने नारा भी दिया 1 नेशन 1 टैक्स, इसलिए हमने जीएसटी को 1 किया। आपको पता है इनकम टैक्स के लिए आपको इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाना होता था कांग्रेस के जमाने में, अब जाने की जरूरत नहीं है। कोई क्वेरी है तो ऑनलाइन उसका समाधान मिलता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए और हम उस पर हमेशा जोर देते रहे। आज सिंगल विंडो क्लियरेंस देने की कोशिश हो रही है। ये कांग्रेस की जमाने की नीति नहीं है कि यस बैंक का चेयरमैन प्रियंका जी का पेंटिंग खरीद लेता था तो एक सिंगल विंडो होता था परिवार का, वहां से क्लियरेंस मिलता, तो वो स्थिति नहीं है। आज हम इंपोर्टर नहीं है। पूर्णिमा जी मोबाइल का वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है और हम एक्सपोर्टर है। आज डिफेंस में भी हम एक्सपोर्टर है। सेमीकंडक्टर पे तहसीन जी ने बिल्कुल सही कहा कि अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, लेकिन आज के डेट में मोदी सरकार जितना प्रयास कर रही है और जितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रही है भारत के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है, न भूतो न भविष्यति। तो मैं संक्षेप में इतना ही बात कहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर है, भारत फ्रेजाइल 5 में नहीं है। भारत के पास मोदी जी जैसा एक कुशल रणनीतिकार है और थोड़े बहुत जो उथल पुथल आएंगे सफलतापूर्वक भारत जाएगा। भारत विश्व को लीडरशिप देने की कोशिश में है। भारत डर नहीं रहा है हम कैसे बचेंगे। हर चुनौती का, हर मौके का मोदी जी कोशिश करते हैं कि इसका सर्वाधिक लाभ हमारे देश को कैसे मिले। आपने देखा होगा सोवियत संघ और उसके पड़ोसी के युद्ध में जहां पूरा यूरोप तबाह हो रहा था, भारत ही एक ऐसी इकोनॉमी थी जो आगे जा रही थी और सर्वाधिक उस परिस्थिति का फायदा भी हमने उठाया। ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से अग्री करती हूँ सर कि भले ही एक बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट भारत पर देखने को मिले, लेकिन अछूता कम से कम भारत नहीं रहेगा, क्योंकि 40% से 60% जेपी मॉर्गन ने मंदी आने की आशंका अमेरिकी और बाकी देशों के लिए जो पहले 40% हुआ करती थी वो 60% बढ़ा दी। आपने कहा कि क्योंकि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ये बिल्कुल जाहिर है कि हमारी नींव को मजबूत करता है, लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनली इकोनॉमीज पर किस तरीके का इंपैक्ट उन देशों पर भी पड़ रहा है जो कि अपने आप में एक मजबूत इकोनॉमी है। ईशान, आपको लाते हुए, क्योंकि दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक अनिश्चितता का दौर हमने देखा है। बार बार मैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की इसीलिए बात कर रही हूं क्योंकि वो एक ऐलान करते हैं, शिगुफा छोड़ते हैं, फिर उसके बाद वो सेंटिमेंट्स ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स में रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। जाहिर है कि एक लेमैन इन्वेस्टर जो है, क्योंकि अब मिडिल क्लास की अगर मैं बहुत सिंपल बात करूं तो मिडिल क्लास के पास बहुत सीमित पैसा है, उस सीमित पैसे से वो 4 पैसे और जोड़ के कमाना चाहता है, ये उसकी इच्छा है और इसमें कुछ गलत भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी कह देते हैं कि भाई सिर्फ 1% लोग हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये क्षेत्र आपके लिए है नहीं। मतलब हम कुछ अच्छा सोचना भी चाहें तो हमारे नेता हमारे जहन में एक ऐसा थॉट डालेंगे कि दिस इज नॉट फॉर अस, बाहर ही रहें तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, आपने इस सार्थक बहस को आपने इसको आपने होस्ट किया, क्योंकि हमने देखा किस तरह से जब ये टैरिफ आ रहे थे उसी दिन वक्फ बिल को लाया गया, पूरा मीडिया मैनेजमेंट किया गया, हर जगह वक्फ 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 वक्फ, ऐसा लग रहा था कि
वक्फ, ट्रिपल तलाक और ये सीए, एनआरसी के अलावा कुछ देश में है ही नहीं, सिर्फ वक्फ ही वक्फ है। आपको बहुत बहुत साधुवाद और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद कि आपने सार्थक बहस करी। पहली बात। दूसरी बात, बहुत विशेष बात, क्योंकि आज हम इकोनॉमी पे चर्चा कर रहे हैं देश की, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आज की अगर आपने खबर पढ़ी हो तो पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी सरकार ने बढ़ा दी। ये तब है जब कच्चे तेल के जो दाम हैं देश में, जो हम खरीद रहे हैं बाहर से, वो घटते जा रहे हैं। वो $61 प्रति बैरल पे आ गए। एक समय था हमारे समय पे जब वो $111 प्रति बैरल हुआ करते थे, तब भी इतना महंगा तेल लोगों को नहीं देते थे। लगभग 70-80 रुपए के बीच में कोई रेंज रहती थी। सबसे दूसरी बात, महिलाओं की, क्योंकि मैं आपके भी सवाल पे आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, क्योंकि आज की 2 खबरें हैं, वो भी अगर लोगों को पता चलेंगी तो अच्छा रहेगा। सिलेंडर के जो दाम है, उज्ज्वला की बहुत या बात करते हैं ना, जो फेल्ड योजना है इनकी उज्ज्वला योजना, उसकी बहुत भारतीय जनता पार्टी वाले ढोल नगाड़े पीटते हैं। उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर मिलता है उसके दाम आज 50 रुपए से सरकार ने बढ़ा दिए हैं। हमारे समय पे 400 रुपए का एक सिलेंडर हुआ करता था यूपीए के समय पे, जो आज की डेट में 1000 रुपए से ऊपर का 900 रुपए के आसपास का सिलेंडर देश में मिलने का काम हो रहा है। ये 2 चीजें फैक्ट मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। दूसरी बात, आपने बोला डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की शगुफा छोड़ते रहते हैं और इस तरह की टैरिफ्स बढ़ाते रहते हैं। देखिए, ऐसा हुआ है कि टैरिफ बढ़ने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमारी जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट बनाती है, मान लीजिए दवाइयां हैं, क्योंकि अभी दवाइयों पे भी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है कि फार्मा सेक्टर पर भी अभी वो टैरिफ बढ़ाएंगे और टैरिफ लेकर आएंगे फार्मा सेक्टर पे, छूता नहीं रहेगा फार्मा सेक्टर भी। हम सबसे ज्यादा दवाइयां सप्लाई करते हैं मान लीजिए अमेरिका को। उसके बाद अगर वहां पे दवाइयों के दाम बढ़ जाएंगे, जब टैरिफ बढ़ेंगे, 26% टैरिफ है, जो भी टैरिफ को दवाइयों पे लगाएंगे, दाम बढ़ेंगे, तो उसके बाद उस दवाई की जो डिमांड है वो अमेरिका में कम हो जाएगी। अमेरिका में डिमांड कम होगी, इसका मतलब कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हो जाएगी भारत में। भारत में अगर मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो कोई कंपनी अपने प्रॉफिट के साथ खिलवाड़ तो करेगी नहीं। प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग जब कम हो जाएगी तो उसमें जो लोगों की नौकरियां हैं उस पर सीधा सीधा असर पड़ेगा और जो हमारे देश के युवा हैं वो और बेरोजगार होते जाएंगे। पहली बात तो ये केवल एक शगुफा नहीं है, ये बहुत बड़ा कदम है डोनाल्ड ट्रंप साहब का, और जो कि दोस्त हैं प्रधानमंत्री जी के, मुझे नहीं मालूम किस तरह के दोस्त हैं। जब वो देश की बेइज्जती कर रहे होते तो हमारे प्रधानमंत्री जी शांत रहते हैं। दूसरी बात, आपने सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकार इस पे गहन चर्चा कर रही है आपस में। आप यूरोपियन यूनियन के नेता उठा के देख लीजिए, आप जापान के उठा के देख लीजिए, आप चीन के उठा के देख लीजिए, जिन देशों पर भी टैरिफ लगाया है, कोई ना कोई नेता ने या मंत्री ने एक नहीं तो 2 प्रतिक्रिया उस पर करी है या टिप्पणी करी है मीडिया में देश के सामने आकर अपने। लेकिन हमारे देश में क्या है, हमारे वाणिज्य मंत्री भी चुप हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी चुप हैं, हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी वो भी चुप हैं। उन्होंने बस एक प्रेस नोट जारी हो गया कि हम इस पे अभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कैसे आगे बढ़ना है। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, देश के सामने आके सत्य बताना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे देश की, नहीं एक बहुत महत्वपूर्ण बात, पैनल में जीएसटी की और जो छोटे व्यापारी हैं उनकी बात बीच में आई थी। तो छोटे व्यापारियों का मैं डेटा आपको दे देता हूं। जो एमएसएमई क्षेत्र होता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम जो क्षेत्र होता है, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और मैं हर चीज फैक्ट्स पे बात करता हूं, मैं कोई भी चीज अपने से फैब्रिकेट करके नहीं बोलता हूं। ये सरकारी डेटा है और ये राज्यसभा में रखा गया है एमओएस के द्वारा। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है उसमें ये आया है कि 75,000 से ज्यादा एमएसएमई पिछले 5 साल में, क्योंकि 2020 में ये बना है, 75,000 से ज्यादा एमएसएमई जो सबसे बड़ा केंद्र है हमारे यहाँ रोजगार का, वो बंद हो गए। और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 35,500 एमएसएमई बंद हो गए। ये क्यों हुए हैं? ठीक है, मैं जीएसटी गलत तरीके से लागू किया गया। जी प्लीज जॉट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इसके स्पेसिफिक जवाब मैं लेना चाहती हूँ। स्पेसिफिक जवाब मैं लेना चाहती हूँ। ईशान, थोड़ा सा आपको कट शॉर्ट करी हूँ, 4 मेहमान और हैं, उनसे भी मुझे एक प्रतिक्रिया क्योंकि जल्दी से लेनी है। फिर उसके बाद अरविंद जी आपके पास मैं आऊंगी, इन सवालों का प्लीज आप जवाब दीजिएगा। शरद कोहली आपके साथ शुरुआत करती हूँ, यामिनी जी फिर आपके पास भी आऊंगी और अश्विनी राणा जी स्टूडियो में है और गोयल साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन शरद कोहली जी, इस इम्पैक्ट को किस तरीके से भारत को रीड करना चाहिए? हम लोगों ने इसके कॉजेस क्या रहे उस पर चर्चा कर ली, इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों का अगर हम इतिहास देखें तो जब भी किसी तरीके
का ब्लड बाथ हमने देखा है शेयर मार्केट में फॉर व्हाटएवर रीजंस, तो कभी 2.5 महीने तो कभी 2.5 साल तक का रिकवरी का वक्त लगा है। एक लंबे समय की मैं बात कर रही हूं। जाहिर बात है कि इस रिकवरी की उम्मीद जल्द है भारतवासियों को, लेकिन ये रिकवरी जल्दी कैसे होगी, किस तरीके से इस पर हमें फोकस करना होगा। और ये बार बार जो रिसेशन की बात हो रही है, हम जिस मजबूत स्थिति में हैं, इस रिसेशन का इम्पैक्ट या रिसेशन क्या भारत में आने की संभावना आपको नजर आती है? नमस्कार पूर्णिमा, भारत 24 के सभी दर्शकों को और हमारे को पैनलिस्ट को मेरा अभिनंदन। देखिए, रिसेशन भारत में मैं सहमत हूं, अभी जो मेरे पिछले पैनलिस्ट ने बोला, भारत में इसका उतना इम्पैक्ट नहीं होगा। $800 बिलियन के करीब का हम एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें से करीब करीब आधा सर्विसेज है, आधा मर्चेंडाइज है। अगर आईटी कंपनीज वहां पर अमेरिका में रिसेशन आता है तो थोड़ा बहुत आईटी कंपनीज में आपको कुछ नौकरियां जाती देख सकती है। पर मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा, अभी मेरे से पहले किसी पैनलिस्ट ने बोला कि भारत सरकार कुछ कर नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक्सपोर्टर्स के साथ मीटिंग चल रही है, जहां एक्सपोर्टर्स के साथ, देखिए अल्टीमेटली इससे एक्सपोर्टर्स असर होता है। ये जो टैरिफ सारा अनाउंसमेंट हुआ है, इससे एक्सपोर्ट असर होता है। तो सारी कंपनी एक्सपोर्ट नहीं करती है, जो कंपनी जिस सेक्टर में एक्सपोर्ट करती है उनसे बातचीत करी जा रही है। इसमें टेक्सटाइल क्षेत्र है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स पे भी, क्योंकि पहले उन्होंने एग्जेम्प्ट किया था, अब वो लगाने की कह रहे हैं। देखिए, ट्रंप साहब ने अपने दिमाग से ये काम किया है। कल शाम को ट्रंप साहब गोल्फ खेलने चले गए और उसके बाद उन्होंने कैंडल लाइट डिनर किया, जहां $1 बिलियन की टिकट रखी गई। ट्रंप साहब का एक एजेंडा है, पर वो ट्रंप साहब ये भूल गए हैं कि सबसे पहले वो नुकसान अपने यहाँ पहुंचाएंगे, उसके बाद इसका नुकसान होगा बाकी की दुनिया पे, भारत पे भी। भारत दुनिया का एक हिस्सा, ऐसा तो नहीं सकता भारत इम्यून रहे, थोड़ा बहुत असर भारत पे होगा। पर भारत के सामने फायदा क्या है कि भारत, हमारी 60% इकोनॉमी पूर्णिमा कंजम्पशन से बनती है। यानी कि हम और आप जब जाके गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमी बनती है, तो हमारे ऊपर उसका लिमिटेड इंपैक्ट होगा। उदाहरण के तौर पे वियतनाम को मैं ले लूं, अभी मैं होके आया वहां पर। वियतनाम पूरी तरह से निर्भर है अमेरिका में, जो टेक्सटाइल्स भेजता है और इलेक्ट्रॉनिक भेजता है, उनका तो वहां पर बेड़ा गर्क होना तय है। अगर ये डिसीजन 46% जो उनके ऊपर लगा है लग जाता है, तो उनकी तो अर्थव्यवस्था एक तरह से ठप हो जाएगी। इसके अलावा बांग्लादेश है, कंबोडिया है, बहुत सारी और अर्थव्यवस्थाएं। भारत के ऊपर फॉर्चुनेटली उतना असर नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, हम पूरी तरह से इम्यून नहीं रह सकते। उसका भी हल निकाला भारत ने, बड़ी अच्छी अप्रोच ली कि टैरिफ अनाउंस होने से 1-1.5 महीने पहले यहां से हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2 मंत्री, पीयूष गोयल जी और एस जयशंकर जी, उन्होंने आइटम बाय आइटम लिस्ट करके वहां सारा डिस्कशन शुरू किया। उसके बाद ब्रेंडन लिंच वहां से आए, जो उनके यूएस के डिप्टी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो 3-4 दिन यहां पर रहे, उनके साथ बैठ के डिस्कशन हुआ। तो एक बीटी है, जिसको हम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं, 2 देशों के बीच होता है, उस पर बातचीत चल रही है। इसीलिए भारत के ऊपर 26% लगाया गया, जबकि 37% बांग्लादेश पे, 46% वियतनाम पे, कंबोडिया पे हमसे कहीं ज्यादा लगाया गया। इसी वजह से, क्योंकि भारत ने ये विलिंगनेस दिखाई कि हम तैयार है बातचीत करने में। जिन आइटम पे हम कम कर सकते होंगे, कृषि पे हम नहीं कर पाएंगे, हमारा कृषि आधारित इकोनॉमी। भारत ने एक फ्लेक्सिबिलिटी को सामने रखा। और मुझे याद है अभी जब प्रधानमंत्री वहां पर गए थे तो इसको लेकर भी उस दौरान भी चर्चा हुई थी। फिर बजट में भी हमने देखा था सर, बजट में भी एक रिफ्लेक्शन इसको लेकर देखने को मिला था, क्योंकि एक संकेत दिए गए थे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि वो किस तरीके के बदलावों की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मैंने राहुल गांधी का, आ रही हूँ सर कोहली जी, बस 2 सेकंड दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं ईशान से सवाल पूछी थी तो राहुल गांधी के मैंने उस बयान का जिक्र किया था। अश्विनी जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि ठीक है पॉलिटिक्स को इतर रखते हैं और वो ईशान जी और अरविंद जी के लिए छोड़ देते हैं, वो आपस में इसको लेकर डील कर देंगे। बस मुझे एक रिएक्शन, मुझे जी बोलिएगा कोहली जी, बोलिएगा। मैं पहली बात तो, जो राहुल गांधी साहब विपक्ष में, उनको पूरा अधिकार है, पर 18.5 करोड़ हमारे यहाँ डीमैट अकाउंट है, 1% नहीं है। 140 करोड़ की आबादी में 18.5 करोड़ डीमैट अकाउंट है। मैं तथ्यों को सिर्फ ठीक करना चाह रहा था, मैं राजनीति से नहीं आता, सिर्फ आंकड़े सही रखना चाह रहा था। ठीक है, एंड होपफुली ईशान ये मैसेज राहुल गांधी तक जरूर पास करेंगे, मुझे भी इस बात की उम्मीद है। और अश्विनी जवाब देने का बस मैं आ रही हूँ ईशान, मैं आ रही हूँ सर, 30 सेकंड प्लीज विषय रह जाएगा, पूरा विषयांतर हो जाएगा इस बात पे। बोलिए बाकी पैनलिस्ट को, सॉरी मैं आती हूँ, बोलिए ईशान भाई। राहुल गांधी जी ने अगर किसी बात पे दुख जताया है कि भाई इस बात पे चिंता होनी चाहिए हमें स्टॉक मार्केट में, भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कौन करता है? मिडिल क्लास इन्वेस्ट करेगा, डीमैट अकाउंट बनाएगा, मिडिल क्लास इन्वेस्ट करेगा। पहली बात तो 18 करोड़ में से कितने डीमैट अकाउंट एक्टिव है, ये जांच का विषय है, सबसे पहली बात तो। दूसरी बात, मिडिल क्लास
जिसकी इनकम आज सूखती जा रही है, जिसकी हाउस होल्ड सेविंग, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकारी आंकड़े हैं, हाउस होल्ड सेविंग आज घटती जा रही है, वो अपना बचा कुचा पैसा भी अगर स्टॉक मार्केट में लगा देगा और इस तरह से, क्योंकि आज मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा हूं उसके हिसाब से 14 लाख करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से वाइप आउट हो चुके ये हैं तो investors सारी के। दुनिया की गिरी है तो मार्केट, इस तरह से हमारी अगर थोड़ी ना गिरी है ईशान नहीं, भाई, नहीं, पूरी दुनिया अरे, की गिरी है ना। तो भाई हम तो अपने लोगों की बात करेंगे ना, मैं तो अपने लोगों अरे की बात तो करूंगा, मुझे जो अपने मिडिल जब क्लास की ग्लोबल चिंता है। क्यूज आते हैं अगर तो पूरी भारतीय दुनिया जनता की पार्टी मार्केट को गिरती है। लेकिन- उद्योगपतियों की नहीं, चिंता लेकिन है तो इरशाद, मुझे तो यही मिडिल तो क्लास की चिंता एक्सपर्ट है, भी जैसे कह रहे हैं गरीबों कि की चिंता है। इम्पैक्ट होगा, लिमिटेड इम्पैक्ट, क्योंकि हम इम्यून तो है नहीं, हम इम्यून तो है नहीं। लेकिन हमने तब बात इसकी नहीं की, मैं नहीं, क्योंकि और दूसरी मुझे बात, सुनिए, मुझे बहुत महत्वपूर्ण ईशान मेरी बात सुनिए सेकंड और ना, लूंगा। ईशान प्लीज मेरी सिर्फ बात 10 सुनिए। सेकंड। हम अभी उस पूर्णिमा समय जी, की बात क्योंकि नहीं गलत कर रहे तरीके हैं से- जब हमने गलत ये तरीके से देखा एक कि चीज को पूरे कोट के किया पूरे गया। इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके से गिरावट का दौर दिखा, और उस वक्त सर भारत में कहीं ना कहीं एक कुशन था। उस वक्त भारत में बाजार में गिरावट उस तरीके की देखने को नहीं मिली जितनी की इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिल रही थी। तो अश्विनी राणा जी, जल्दी से एक क्विक कमेंट आपका लेते हुए इस पूरे अप एंड डाउन को, शेयर मार्केट में ओवरऑल पॉलिसीज, इंटरनेशनल मार्केट कैसे धड़ाम से गिर रहा है, इस पूरे पर्सपेक्टिव को आप कैसे देखते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या हम कर सकते थे पहले, या ये बहुत नॉर्मल है एंड वील बी बैक टू नॉर्मल अगेन, लाइक द नॉर्मल इट शुड बी नॉर्मल? देखिए कि शेयर मार्केट जो है वो बेसिकली सेंटीमेंट पे काम करती है। तो जैसे ही सेंटीमेंट इंटरनेशनली अगर सेंटीमेंट वीक है तब भी हमारे यहाँ पर मुश्किल आएगी। देश के अंदर कोई सेंटीमेंट इस प्रकार के आ जाते हैं तब भी आएगी। जैसे चुनाव होते हैं, चुनाव के कुछ भी नतीजे है, आते हैं, चुनाव से पहले किसी भी एक्सपेक्ट तरह- किया हाँ, जाता है। राइट। लेकिन मुझे लगता है कि भाई सरकार इतनी प्रोएक्टिव है, उसके लिए कोहली जी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ विपक्ष इतना बड़ा हल्ला मचा देता है कि जितना बड़ा इशू नहीं होता उसको वो हल्ला मचा के उसको इशू बना देता है। सरकार प्रोएक्टिव है, काम कर रही है, और वो जो है बी प्लान पे भी काम कर रही है कि मान लो कि ये जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं तो दिक्कत तो यूएस में आने वाली है, वहां पर रिएक्शन शुरू हो गया है कि भाई वहां महंगी उनको चीजें मिलेंगी। अगर वहां पर उसकी डिमांड नहीं होती तो किस कंट्रीज को हम कर सकते हैं, हमारे लिए वो बहुत एक एडवांटेज है क्योंकि सरकार उस पर काम कर रही है। और कोहली जी ने पहले बताया कि भाई पहले से ही सरकार वहाँ यूएस में बनते ही वो एक्शन में आ गए थे। जब बजट में भी सरकार ने कुछ इंपोर्ट्स के ऊपर जो है पहले ड्यूटी कम की ताकि एक संकेत दिया कि भाई हम जो है कन्फ्रंटेशन के मूड में नहीं है, हम चाइना नहीं है। और चाइना अगर ये कन्फ्रंटेट कर रहा है तो उसके कारण जो चाइना को नुकसान होने वाला उसको इंडिया जो है उसका एडवांटेज ले सकता है। और सरकार उस पर काम कर रही है कि वो जो सप्लाई चेन चाइना की है वो यहाँ पर उन कंपनीज को जो प्रमोट करके और उनको थोड़ा और वो दे के, जरूर क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत रहती है, लेकिन आप ये कहें कि सरकार कुछ नहीं कर रही, बर्बाद हो गया, ये कहना मुझे लगता है गलत है। शेयर मार्केट भी वापस आएगी और सेंटीमेंट भी जो है वो ठीक होंगे, और ट्रंप को भी अपनी जो नीतियां हैं उसके अंदर बदलाव लाना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान जो है वो यूएस का ही हो रहा है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और यामिनी अग्रवाल, आपका मैं इस पर जरा एक्सपर्टीज लेना चाहती हूँ, क्योंकि खुद यूएस में बहुत जगह प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, इसको लेकर नाराजगी है, डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं उसको लेकर विरोध खुद अमेरिका में, अमेरिकी बाजार पर इसका असर, फिर जिस तरीके से बाकी की कंट्रीज हैं, चाइना आप देख लीजिए, चाइना प्रोडक्शन के लिहाज से, गुड्स एंड सर्विसेज के लिहाज से चाइना कहीं ना कहीं एक स्टेप लेता हुआ या यूएस से आगे बढ़ता हुआ, उसे कंपटीशन देता हुआ कॉन्टिन्यूस दिख रहा है। फिर जिस तरीके का कन्फ्रंटेशन बाकी देशों की तरफ से भी देखने को मिल रहा है, क्या इसको रीड कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि अभी तो उन्होंने आगे बहुत सारे बदलावों के भी संकेत दिए। आपको लगता है कि बैक स्टेप लेना भी पड़ सकता है डोनाल्ड ट्रंप को, जिसका फायदा ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट को मिले, और डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को समझेंगे? जी देखिए, जो उन्होंने टैरिफ्स लगाए हैं वो अभी जो अमेरिकन मार्केट्स हैं उसमें भी अब्जॉर्ब नहीं हुए हैं। वहां पे हमने देखा है कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो गिरी हैं, और बाकी देशों में भी उसका असर नजर आया है स्टॉक मार्केट्स में। चाइना ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स की बात की है, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट बात देखने की है कि वो एक इलेक्टेड लीडर हैं, और क्योंकि वो एक इलेक्टेड लीडर हैं और उन्होंने ये स्टेप लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो उसको जो है वापस लेंगे। इसका सीधा असर एक तरीके से टैक्स के माध्यम से पड़ता है अमेरिकन कॉस्ट ऑफ लिविंग पर, एक अमेरिकन पे या जो रेजिडेंट्स अमेरिका में उनके लिए।
और खासा हद पे उनके जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उन पे भी असर पड़ता है। पर उसके साथ ही साथ मॉनेटरी पॉलिसी वो क्या अडॉप्ट करते हैं, फेडरल रिजर्व क्या अडॉप्ट करता है और बाकी देश उसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, इस पे खासा फर्क पड़ेगा। जहां तक भारत का सवाल है, वहां पे हम देख रहे हैं कि भारत में टैरिफ्स का असर हमने पिछले 2 दिन में देखा था, पर आज 2 न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट आई थी। एक इंटरनल पैनल रिव्यू जो हुआ है सेबी की रेगुलेशंस का, और जो एमपीसी में विड्रॉल हुआ है अकोमोडेटिव स्टैंड से लेकर के न्यूट्रल स्टैंड को लेकर के लाने का, इन दो का भी सीधा असर पड़ता है। हमने ओवरहॉलिंग रेगुलेशंस में देखी थी 1991 में और 1998 में जो सेकेंड रिफॉर्म्स के प्रोसेस आए थे। अगर आप बजट को भी देखें तो एक हाई पावर्ड कमेटी इस्टेब्लिश हुई थी, इस्टेब्लिश करने की बात की थी, जिसमें ओवरऑल रेगुलेशंस को देखा जाएगा। ये जो ओवरहॉलिंग है रेगुलेशंस की, जैसे 1991 में हुई थी या 1998 में, उसका भी सीधा असर हम स्टॉक मार्केट्स पे देख सकते हैं। मनी सप्लाई का भी असर देख सकते हैं, टेरिफ्स का तो है ही असर। और जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं मार्केट्स के अंदर, खास तौर पे वॉर को लेकर के, रिटेलिएटरी इफेक्ट्स को लेकर के, या जो है स्टांसेस को लेकर के, उनका भी असर हम स्टॉक मार्केट्स पे देख रहे हैं। ठीक है मैम, एक एमपीसी की बहुत इंपॉर्टेंट 9 अप्रैल को एक मीटिंग होनी है। मैं कोहली जी उस पर आपका टेक लेने से पहले जरा मैं एक बार गोयल सर के पास जाना चाहूंगी। गोयल सर, आपका पर्सपेक्टिव इसको लेकर क्या आपको नजर आता है? क्योंकि जाहिर बात है कि हम सॉल्यूशंस की बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें प्रॉब्लम को भी एनालाइज करना होगा, और ये प्रॉब्लम भारत पर कितना इम्पैक्ट डालने वाली आपको नजर आती है एज ऑफ नाउ? धन्यवाद पूर्णिमा मिश्रा जी। मैं एक स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट करता हूँ, नीडोनॉमिक स्कूल ऑफ थॉट, जिसमें हम नीडो कंजम्पशन, नीडो प्रोडक्शन, नीडो डिस्ट्रीब्यूशन और नीडो ट्रेड की बात करते हैं। मैंने अपने इस पर्सपेक्टिव में सबसे पहले जब आर्टिकल लिखा था, उस समय मैंने इसको टेररिज्म ऑफ ट्रम्प कहा था ट्रेड के ऊपर, और इसका इवेल्युएशन करते हुए मैंने सबसे पहले देखा था कि अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा नीडो कंजम्पशन है, कंज्यूमर चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो चाइना का हो, अल्टीमेटली इफेक्ट करेगा। और कंज्यूमर्स में भी 3 कैटेगरीज हैं, रिच कंज्यूमर्स, मिडिल क्लास कंज्यूमर्स और पुअर कंज्यूमर्स। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मेरे सोचने से ये मिडिल क्लास कंज्यूमर्स पे पड़ेगा। और इसका जहां तक इन्फ्लेशन की बात हम करते हैं, इन्फ्लेशन को तो मापने की ही विधियां हमारी ठीक नहीं है। हम लोगों की जो बास्केट ऑफ गुड्स है वो वेरी करती है, पॉइंट टू पॉइंट बेसिस मेथोडोलॉजी जो है वो एक किस्म से हम कहते हैं हर महीने हम इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं, बट दैट इज प्रैक्टिकली एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड मंथली, जिसका कोई मैं खास महत्व नहीं समझता। लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी में फियर जरूर है, फियर को भी मैं समझता हूं फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल। मेरा ये मानना है कि ट्रंप साहब को थोड़ा ध्यान देना चाहिए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का। 2008 में जब ओबामा साहब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को टैकल करने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाया था जो विश्व अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका पे डाल सकता था। लेकिन अमेरिका सबसे पहले उस क्राइसिस से निकला था। पूर्णिमा जी, आपको पता होगा क्या किया था उन्होंने? उन्होंने बेसिकली डॉलर की प्रिंटिंग की थी, बिग मैनर में की थी, और किसी को पता नहीं लगने दिया और उसको मार्केट में डाल दिया। और उससे उन्होंने पूरी की पूरी जो केन्जियन थ्योरी थी एक्सपेंडिचर पॉलिसी अपना करके अपनी इकोनॉमी फियर जो है फॉल्स एविडेंसेस अपीयरिंग रियल, जिसको मैं समझता हूं ये है। और वास्तव में मैं शेयर मार्केट के लिए इतना ज्यादा बॉदर नहीं करता, लेकिन कंजम्पशन के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, सभी एस्पेक्ट के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। समाधान इसका यही है कि सभी देशों को कलेक्टिवली और इंडिविजुअली कंज्यूमर्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। इंडिया की जो पॉलिसी हम वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी है, हमें इसके लिए बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए। शरद कोहली जी ने अपनी बात रखी, मैं समझता हूं कि हमें समाधान की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और समाधान यही है कि हम नीडोनॉमिक्स को अपनाएं,
नीडोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमिक्स ऑफ नीड्स। पूर्णिमा जी, ये कॉन्सेप्ट गीता इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट है जो हमने LIC के लोगों से लिया है, योगम क्षेमम वहाम्यम। LIC सेज योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरीके से मेरा जो स्कूल ऑफ थॉट है नीडोनॉमिक्स, इसका उद्देश्य ही यही है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें और कंजम्पशन में नीडो कंजम्पशन को अपनाएं। नीडो कंजम्पशन का मतलब मिनिमाइजिंग कंजम्पशन करना नहीं है, बल्कि माइंडफुल कंजम्पशन है, जुडिशियस कंजम्पशन है, राइटफुल कंजम्पशन है, जिसके आधार पर हम इन्फ्लेशन से भी बच सकते हैं और किसी प्रकार का जो फियर मार्केट के अंदर क्रिएट किया जा रहा है ट्रंप के टेररिज्म के द्वारा, इससे हमें डरने की जरूरत नहीं है और केवल मात्र नीडोनॉमिक्स स्कूल ऑफ थॉट इसका समाधान दे सकता है। 1 मिनट का सर टाइमर रखते हुए मैं एक्चुअली में वो फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स की राय आपने सुनी है। वो फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी भारत की क्या है, संभल कर कैसे हम चलेंगे आगे? फिर उसके बाद ईशान आपके पास आती हूँ, टाइमर रखूंगी सर 1 मिनट का। हाँ। देखिए, मेरे साथ बहुत अन्याय होगा। आपने 2 बार ईशान को बुलाया, मेरे को आपने टाइमर रख दिया, ऐसी मेरे से क्या गलती होगी? मेरे लिए मजबूरी है। ईशान ने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं, उसका जवाब देकर मैं बिल्कुल 1 मिनट के अंदर समाप्त कर लूंगा। कोई बात नहीं। देखिए, ईशान ने दो हाँ। मैं जल्दी से कर रहा हूँ। ईशान ने 2-3 चीजें उठाई। एक तो मुझे पता नहीं आज वक्त अमेंडमेंट बिल की क्यों चर्चा की, वो तो संसद में करना चाहिए था। इनके नेता प्रतिपक्ष बोले नहीं लोकसभा में, न सोनिया जी राज्यसभा में बोली। तो जहां बोलना है आप बोलते नहीं है, जहां जिस प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलना है वहां बोलते हैं। दूसरा, इसने गैस की रेट बढ़ाने, गैस सिलेंडर्स की बात की। पूर्णिमा जी, आपको पता है एक जमाना था कि इस देश में बहुत लिमिटेड लोगों के पास गैस सिलेंडर होता था। हमने 9 करोड़ महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर दिए, तो लोगों के पास था ही नहीं, तो रेट बढ़ने और नहीं बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और उसका कोई आर्थिक दबाव भारत सरकार पे नहीं होता। और मैं राहुल गांधी जी को सुन रहा था कि 1% से कम लोगों का भी शेयर बाजार में हिस्सेदारी है या डीमैट अकाउंट है। आप बताइए, हमारे देश की आबादी यदि 140 करोड़ माने तो ऐसी जनता, वैश्य जनता जो डीमैट खोल सकती है, मुझे नहीं लगता है 90-95 करोड़ से ज्यादा होगी। और 18-19 करोड़ डीमैट है, तो ये 20% होता है, 1% से कम नहीं होता है। हमारे देश के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष को इन चीजों को ध्यान में रखते हुए देश के जनता के समक्ष रखना चाहिए। अब आपको मैं धन्यवाद दूंगा कि एक एक्सपर्ट पैनल बुलाया और उन लोगों ने रणनीति के आधार पे, आर्थिक नीतियों के आधार पे अपना विषय रखा। मैं केवल ये कह रहा था कि भारत पे इसलिए ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि भारत का जो ग्रोथ है नकारात्मक नहीं, चाहे यूरोप हो या जापान हो या बाकी कंट्रीज का है, इनका ग्रोथ रेट नकारात्मक है और हम उतने डिपेंडेंट नहीं है जितने यूरोपियन कंट्री और जापान यूएस पे है। देखिए, हर आपदा में एक अवसर भी होता है। मैन्युफैक्चरिंग, देखिए सर, आत्मनिर्भर भारत के साथ सर आपने जब शुरुआत की तो मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया, तो मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंजम्पशन, हम हर मामले में अपने आप को कैसे मजबूत करते हैं कि डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। 30 सेकंड से जान रख रही हूँ समय। 30 सेकंड में मैं इस बात को भी पूरा करूंगा। आपने देखा होगा कि हमारी पूर्णिमा जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी शरद कोहली जी ने ऐसी बात बोली जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते तो अच्छा रहता है। वो समझ आता है कि वो अपनी अज्ञानता का परिचय दे रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने बोला कि जो टैरिफ है वो वियतनाम का कम ज्यादा लगाया गया और चाइना का ज्यादा लगाया गया। ट्रम्प साहब ने सीधा जो कंट्री जितना टैरिफ अमेरिका की गुड्स पे लगा रही है उसका हाफ कर दिया है। चाइना अगर 67 लगा रहा है तो उसका 34 कर दिया, वियतनाम अगर 90% लगा रहा है तो उसका 46 कर दिया, और भारत क्योंकि 52% लगा रहा है तो उसका 26% किया है उन्होंने हाफ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग की बात बहुत आनी जरूरी है। चाइना अगर ट्रम्प को रिटेलिटरी टैक्स लगा पा रहा है तो वो इसलिए क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग में जो ग्लोबल ट्रेड है उसका 30% है मैन्युफैक्चरिंग चाइना के पास और भारत के पास 3% है। 10 सेकंड बस, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों से मैं माफी के साथ फिर डिबेट खत्म करूंगी क्योंकि समय नहीं है। कोहली जी 10 सेकंड। मैं फॉर्मूला ईशान भाई को बताना चाहता था, बहुत माननीय प्रवक्ता है, कि उन्होंने फॉर्मूला क्या लगाया। उन्होंने जो टोटल एक्सपोर्ट इंडिया से होता है और जो डेफिसिट है उसको घटाया, वो 52% आता है, उसका आधा उन्होंने लगा दिया। इसका कस्टम ड्यूटी से कोई लेना देना नहीं है। यही तो हैरानी की बात थी कि कस्टम ड्यूटी का कोई लेना देना नहीं है। ट्रम्प साहब ने, उन्होंने कहा कि धज्जियां उड़ा दी। धज्जियां तो अमेरिका की उड़ने वाली है। अभी आप देखिएगा कि अमेरिका में हाहाकार, 50 स्टेट्स में सड़कों पे लोग आ गए हैं, उनकी धज्जियां उड़ने वाली है। हमें उनकी, मुझे ज्यादा चिंता हो रही है। भारत में इतनी चिंता करने की बात नहीं। कंट्री में एक्सेप्टेबल फिलहाल नहीं हो रहे हैं, जिसका विरोध अलग अलग स्टेट्स में सर देखने को मिल रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपनी पॉलिसीज के साथ और ये ध्यान रखते हुए कि हमारे फ्यूचर टर्म्स कंडीशंस क्या होने चाहिए चीजों को लेकर, और डेफिनेटली उसको लेकर सरकार एनालाइज कर रही है, क्योंकि
क्योंकि ऐसा कोई भी खतरा हमको इम्पैक्ट ना करे, ये इसी सरकार की जिम्मेदारी भी है। आप सभी का शुक्रिया। अरविंद जी, ईशान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी राणा जी, शुक्रिया आपका, तहसीन हमारे साथ जुड़े थे। यामिनी जी, आपका भी शुक्रिया। शरद कोहली जी और गोयल साहब, धन्यवाद आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए।